टीवी में मुजाहिद मिली आपको खुशामदीद कहता है और लगता है कि अब सारी सियासी जंग अदालतों में आ गई है। यूँ तो एक तवील अरसे से जस्टिस साकिब से जो जजों की तकसीम, जुडिशरी की तकसीम, फिर कन्फ्रंटेशन इस्टेब्लिशमेंट से वो लगता था काजी साहब के बाद कम होगा, लेकिन मज़ीद बढ़ गया है। मैं उस तफसील में नहीं जाऊँगा 8 फरवरी के इलेक्शन में, लेकिन ताज़ा तरीन ये कि गालिबन पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के यानी एक कोर्ट के 6 जजों ने ख़त लिख कर ये कहा है कि इदारे और एजेंसियाँ, बाकायदा वो ख़त नाम बनाम उस इदारे और एजेंसी के साथ लिखा कि वो उनको दबाव में ला रहे हैं, मदाखलत कर रहे हैं। हत्ता कि इतना संगीन इल्ज़ाम लगा कि एक जज के रिश्तेदार को अगवा किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उससे बड़ा ये कि बाकायदा बेडरूम में जो है कैमरे लगाए गए, ड्राइंग रूम में कैमरे लगाए गए। फौरी तौर पर हमारे प्राइम मिनिस्टर गैर मामूली तौर पर गए चीफ जस्टिस के पास और एक कमीशन बनाया, जैसा कि होता है पाकिस्तान में कि कोई और ना कुछ मुतबादिल उनके पास कमीशन के अलावा नहीं है। हालांकि जस्टिस महमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट हमारे सामने है कि जो गालिबन पाकिस्तान के अलावा दुनिया के हर मुल्क में टम्बकटू तक में छप गई होगी, लेकिन पाकिस्तान में नहीं शाया हो सकी। उसामा बिन लादेन की कमीशन की रिपोर्ट, बेनज़ीर मर्डर की शीत की रिपोर्ट, गंदम बहरान की रिपोर्टें, कोई कमीशन नहीं। इसलिए उस कमीशन के आते ही ये समझा गया कि शरीफ हुकूमत और हमारे ख़ुद मसद एहतराम चीफ जस्टिस मट्टी पाव डालना का जो मुहावरा है वही इस पर सादिक आ रहा था कि उन्हें 60 दिन दिए गए थे। लेकिन 300 वकला ने, बड़े सीनियर वकला ने जो ख़त लिखा, जिसमें हमारे मोहतरम जिलानी साहब के साहिबजादे भी शामिल थे, फौरी तौर पर चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया, बुध को कार्रवाई होगी। लेकिन देखना यह है कि कार्रवाई होगी कैसे। अव्वल तो लाइव दिखाई जाएगी, इन वकला की तरफ से कौन पेश होंगे, हुकूमत की तरफ से कौन आएगा। हमने बड़े सीनियर और सीजन लॉयर हैं, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल रहे हैं, मोहतरम जहांगीर जदून साहब को जहमत दी। शुक्रिया, मुझे इल्म है कि रमज़ान का महीना है, लेकिन आपने वक्त निकाला जहांगीर साहब। ये जो सब कुछ डेवलपमेंट आप देख रहे हैं 26 मार्च से लेकर अब तक अदालत के हवाले से काफ़ी गैर मामूली हैं, मैं संगीन नौइयत के हैं। आप समझते हैं कि अब कोई ऐसा डिसाइसिव मोमेंट आ गया है कि बड़े फैसले करने पड़ेंगे अदलिया को भी, और जो फैसले करेंगे वो हुकूमत और उसके मातहत एजेंसियों को भी बहरहाल मानने पड़ेंगे। जदून साहब, बहुत शुक्रिया रेलवी साहब, आपने मुझे मौका दिया एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने का। ये देखिए, जुडिशरी एज ए होल इंस्टीट्यूशन का मामला है। आप जिस तरह उन 6 जजेस साहबान ने वो ख़त लिखा है में जो निशानदेही की है कि हमें किस तरह इंटरफेरेंस का निशाना बनाया गया है और किस तरह हमारे रिश्तेदार या हमारे जो प्राइवेसी है उसमें इंक्लूड किया गया, तो ये बड़ा सीरियस इशू है। और ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है ये हर बंदे का बुनियादी हक है, बट एक्सेस टू जस्टिस जो है ये फंडामेंटल राइट में होता है। और इसमें तमाम वकला पाकिस्तान के बशमूल सिविल सोसाइटी लोगों के स्टेक है कि उनको जो इंसाफ है वो कानून और आइन के मुताबिक दी। अगर जज साहिबान जो हैं वो उसमें फ्री नहीं होंगे, आज जज साहिबान के ऊपर कोई प्रेशर होगा उसमें बड़ा प्रॉब्लम बनता है। फिर वो जो है इसमें रेली साहब मेरी आवाज़ वापस आ जी, लेकिन मैं मोहतरम जदून साहब, ये आज पहली बात नहीं। मेरे ख्याल में अगर माजी में अगर मैं एयर मार्शल अजहर खां का केस लूँ, उसको ही अगर ये रिजॉल्व कर देते, वो उन बेचारों के साथ वो दफन हो गया जिसमें उन्होंने वादे तौर पर कहा गया था कि ग़ुलाम इसाक़ खान ने ये कहा और हमीद गुल ने ये कहा और असद बेग ने ये कहा और असद दुर्रानी साहब आ गए, उन्होंने लिखा कि पैसे बांटो और ये करो और सब कुछ हुआ। क्या हुआ उस केस का? एयर मार्शल अजहर खां के बाद में भी मैं बहुत सारे ऐसे देख सकता हूँ बड़े खुलकर। एक ज़माने में बेदर्दी साहिबा कहती थी बिल्ला ने, और एक और दूसरे का नाम लेती थी कोई मेजर आमिर का, कि इन्होंने मेरी हुकूमत गिरा दी। ब्लैक एंड वाइट में कहा था, इत्तफाक से मैं मौजूद भी था कराची में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। संजीदगी से उसे नहीं लिया गया और ये चीज़ यहाँ तक नौबत आ गई
के इदारों के सॉरी टू से, और उसमें बहुत बड़ा उसमें रोल हमारे सियासतदानों का है, सियासी पार्टियों का है। खुद बेनज़ीर भुट्टो जाती हैं, जाकर इसहाक खान से कि शरीफ की हुकूमत करो, शरीफ साहब जाते हैं कि बेनज़ीर की गवर्नमेंट ख़त्म करो, फिर बाकी भी हमारी तारीख सामने है। तो इसमें ये नहीं कह सकता कि हम सियासतदान भी जिम्मेदार ना हों। जजून साहब, नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ऐसे बेसिकली सियासतदानों का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि एक जब इस्टेब्लिशमेंट को कंधा देता है तो दूसरा हट जाता है, जब दूसरा कंधा देता है तो उससे आगे वाला हट जाता है। तो ये एक सर्कल ऐसा चल रहा है कि फॉर लास्ट आपने तो देखा है 76 ईयर के हमारी जो अदारे हैं जिनके पास ताकत है, उनकी हर सूरत में किसी न किसी जगह पे ऐसी इंटरफेरेंस रही है, या वो गवर्नमेंट बनाते हैं या गवर्नमेंट हटाते हैं या गवर्नमेंट टॉपल करते हैं। तो उनका एक खासा इसमें रोल है, इससे कोई डिनाइल नहीं है। और कोई भी बंदा मेरे ख्याल में कोई जहन रखने वाला ये नहीं कह सकता कि उनका कोई इसमें रोल नहीं है। अब वक्त आ गया है कि अदारे के जो भी इदारे हैं आइन के मुताबिक वो अपने हदूद में रह के अगर काम करें तो मुल्क आगे जा सकता है, वरना इस मुल्क के लिए फिर प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे। और डेमोक्रेसी तो वैसे भी नाम की रह चुकी है, इसमें कोई ऐसा डेमोक्रेसी लग नहीं रही कि पाकिस्तान जो है एक डेमोक्रेटिक लाइन पे चल रहा है। उसकी बहुत सारी देखिए, मैं थोड़ा सा और स्पेसिफिक होना चाहता हूँ कि यानी इतना सीरियस मैटर था। अव्वल तो खैर ये खुद बड़ा सवाल है कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव को चीफ जस्टिस के पास जाना चाहिए। उस वक्त हालांकि वो एक कोर्ट बुला चुके थे और फिर उन्होंने कहा कि जनाब फैसला महफूज है। फिर कमीशन आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं बड़े माशाल्लाह कि हमारे यहाँ कमीशन काई के लिए बनाए जाते हैं, वही जो मुहावरे के ज़माने में मिट्टी पाओ, यानी एक जस्टिस साहब को बनाया गया कि जो 60 दिन में इस बात का फैसला करेंगे। भाई इसमें तो बाकायदा वो ख़त लिखकर एक इदारे के उस बंदे का नाम लेके कह रहे हैं कि उन्होंने ये किया। तो उस वक्त तो उसको नोटिस लेना था कि जैसे अब लिया। अब मुझे ये बताइए कि इसमें क्या होगा, यानी जो जजों की तरफ से वकील पेश होंगे और जो गवर्नमेंट की जानिब से इस्तक़ादर अटॉर्नी जनरल होंगे, प्रोसीजर क्या होगा जदून साहब? ये देखें, जो अभी ख़त है ये ऑब्वियसली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया है और इस ख़त को मेरे ख्याल में कन्वर्ट कर दिया गया है सू मोटो में। जब सू मोटो में कन्वर्ट कर मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने इसका जो है सू मोटो नोटिस लेके की जुरिसडिक्शन 184(3) की जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है उसमें कन्वर्ट कर दिया है। अब जब बुध को एक केस लगेगा तो फिर वो ख़त जजों के सामने होगा, तो उस पे फिर जो है वो जज अपना माइंड बना के नोटिस इशू करेंगे। ज़ाहिर अटॉर्नी जनरल तो मौजूद होता है, गवर्नमेंट से वो पूछ सकते हैं, लेकिन जो उस ख़त को देख के फिर जजेस जो बेंच है वो एक फ़ैसला करेगा कि आया जिन जजों ने ख़त लिखा है उनको नोटिस करते हैं कि आप अपनी प्रेजेंटेशन जो है किसी वकील के ज़रिए करना चाहते हैं या अपनी खुद जो है कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाहते हैं या जो भी सजा होगा। तो दूसरी सूरत में जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनकी तो ऑब्वियसली फेडरल गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं कागज़ों में, तो वो फिर फेडरल गवर्नमेंट को वही नोटिस देंगे कि आप जी ये जो एलिगेशन लगी हैं इनका किसी उस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस से, या जो ज़ाहिर है फेडरल गवर्नमेंट तो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के ज़रिए काम करती है, तो उससे हो सकता है जवाब मांग लें कि ये जो एलिगेशन है, या जज साहबान को ये भी कह सकते हैं आप कि कुछ स्पेसिफिकली एलिगेशन बताएं कि किस अफसर ने किस वक्त में आपको, क्योंकि ये 1 साल पहले मसला चल रहा है, तो इसमें ये भी कह सकते हैं। अब देखना ये है कि अगर बेंच किसी ऐसे नतीजे में पहुंचता है कि एविडेंस रिकॉर्ड करनी पड़ती है या जजेस साहिबान की स्टेटमेंट देनी पड़ती है, या दूसरी तरफ से जिन लोगों पे एलिगेशन है उनकी अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी पड़ती है, तो फिर हो सकता है ये भी एक अपना एक जुडिशियल जो कमीशन बना दे कि कमीशन जो है JIT की सूरत में या कमीशन जो है एक जज की सूरत में एक बनाएं और फिर वो सारी चीज़ें जो है बड़ा सीरियस मैटर है ना। मसलन जो आप अदालत में जाते हैं, आप तो मैंने कहा अथॉरिटी हैं माशाल्लाह, मसलन इस्लाम 1-2 नहीं, यानी आमतौर पर कह दिया जाता है वो जो तहरीक इंसाफ के हामी जजेस थे, इसमें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 में से 6, कुछ लोग कह रहे थे नहीं 7 जजों ने बाकायदा ख़त लिखा, उस वाक़े को लिखा, और ख़ास तौर पर जो इल्ज़ाम के जी बेडरूम और ड्राइंग रूम में किसी की, ये तो क्रिमिनल एक्ट है। और इसमें बहुत आसान ये है कि गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो IB और ISI तो चीफ एग्जीक्यूटिव यानी प्राइम मिनिस्टर के अंडर में होती है अगर उसके लोग हैं, और MI गालिबन फ़ौज के जवाब दिले। तो इसमें तो सीधा साधा ये ख़त जो है उनके सरबराहों को लिखना चाहिए, और यकीनन जिन लोगों ने करा होगा उनके नाम भी उन्हें पता होंगे, उन जजेस हज़रात को उनके नाम दे दें अगर वाकई सिंसियरली इस मसले को हमेशा के लिए हल किया जा सकता है। मैं तो एक तालिब इल्म हूँ कानून का, और इसका इसीलिए मैं आपसे आगाही हासिल करना चाह रहा हूँ। नहीं देखिए, सबसे पहले तो अगर ये नोटिस ले लिया गया है तो एक
बड़ा रीजनेबल, मेरे माइंड में बड़ा रीजनेबल बेंच बना है। इस पे किसी को भी उंगली उठाना नहीं चाहिए और ना ही कोई ऐसा क्वेश्चन उठाना चाहिए। मेरे ख्याल में इसमें तमाम जजेस और इसके इस बेंच के बनने की वजूहत ये थी कि ईद की अभी क्योंकि छुट्टियां करीब आ रही हैं, तो जज साहिबान कराची, ये मेरे पर्सनल ज़ाती इल्म में है कि एक बेंच जो है कराची में काम कर रहा है। इस तरह जजेस जो हैं वो ईद के करीब जो है, रमज़ान भी होता है तो उनके घरों के करीब जो होते हैं वहाँ पे बेंच लगते हैं। तो ये जो अवेलेबल जज थे इनका बेंच बना है और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, मुझे तो 100% कॉन्फिडेंस है इस बेंच पे कि ये बड़ा ठीक जो भी फाइंडिंग देंगे और जो भी फैसला करेंगे ये बिल्कुल। और इनमें जज साहिबान देखें ना, ऐसे भी होते हैं जो चीफ जस्टिस रह चुके हैं, जिस तरह आतर मिल्ला साहब हैं, ये अफरीदी साहब हैं, और उनको थोड़ा सा बैकग्राउंड पर्सनल चीज़ें भी पता होती हैं कि आया एजेंसियाँ इंटरफेरेंस करती हैं तो किस तरह करती हैं। ये देखें ना, जज कोई ये आप बिल्कुल जहन से कोई बात निकाल दे कि कोई जज बंदा हाई कोर्ट का बनता है या सुप्रीम कोर्ट का, तो उसको ये बिल्कुल इल्म नहीं होता, क्योंकि वो वकील से आगे आया होता है कि वो कोई एजेंसी इंटरफेरेंस नहीं करती या कौन सी एजेंसी इंटरफेरेंस करती है या उनके पीछे कौन से लोग होते हैं। ये दुनिया के या पाकिस्तान के हर मतलब एक तालिब इल्म को, जो लॉ का तालिब इल्म है या आपकी जो शोबे में है, सहाफत में है या सियासत में है या और शोबों से है, क्योंकि हमारा डायरेक्ट जो है वो रोल इस सिस्टम के साथ है, तो उनको पता होता है कि ये काम किस तरह कौन लोग करते हैं और वो किस तरह जो एक माइंड सेट है वो आज से नहीं, वो कितने ज़माना से जब से पाकिस्तान बना है वो चला आ रहा है। अब उसकी मुख्तलिफ फार्म, मुख्तलिफ जो है चेहरे आ जाते हैं, लेकिन माइंड सेट एक ही होता है। तो मेरे ख्याल में इस बेंच से बड़ी अच्छी तवक्कुआत हैं और अल्लाह करे कि किसी नहीं, नतीजे इसमें तक पहुंचे। देखिए एक हद तक अगर किसी इंडिविजुअल के साथ हुआ है, हो सकता है उस जज के उस बहनोई का ज़ाती रंजिश हो और उसमें उसने ज़बान गलत इस्तेमाल की हो, लेकिन जो आपको कौन सा निक्सन के ज़माने में हमें कैमरा लगा था तो गवर्नमेंट गिर गई थी, ये जो किसी के भी, चले ये कोई जज कोई खैर वो ऊपरी कोई वो तो नहीं है, आम आदमी के भी राइट नहीं है ना कि उसके घर में कोई कैमरे लगें ड्राइंग रूम में या बेडरूम में। ये तो जैसे मैंने कहा ना, ये तो क्रिमिनल एक्ट हुआ ना। ये देखें, बिल्कुल देखें, बंदे की जो प्राइवेसी है, चाहे वो आपकी हो, मेरी हो, किसी भी सिटीजन की, वो उसका एक फंडामेंटल राइट है कि एंजॉय द लाइफ एंड प्राइवेसी। प्राइवेसी लाइफ के अंदर फंडामेंटल राइट है कि आप प्राइवेट लाइफ में कोई आपकी इस तरह इंट्रूड नहीं कर सकता। कैमरे लगाना तो बड़ी दूर की बात है, कुछ सर्विलेंस तक करने में भी पाबंदी होती है कि आपकी जो प्राइवेट लाइफ है, आपके घर की, इस तरह की सर्विलेंस भी नहीं होनी चाहिए। तो अगर गवर्नमेंट की सरकारी रिहाइश है तो ये बहुत बड़ा, देखें ना, एक आप पे ट्रस्ट करके एक जज जो है एक सरकारी घर में रहता है, तो उस सरकारी घर में अगर जज साहब मौजूद नहीं है तो किसी फार्म में कोई बंदा आ जाता है, कोई बिल्डर की फार्म में, कोई इलेक्ट्रिशियन की फार्म में, तो वहाँ पे कोई अगर कोई चीज़ लगा के चला जाता है तो ये तो फिर बहुत बड़ी ज्यादती वाली बात है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है मेरे ख्याल में, कोई ऐसा बंदा ये इसमें कोई डिफरेंट ओपिनियन। आपने तो बड़ा मामला साफ कर दिया। तो खैर मैं जरा अपने घर भी जाके जरा देखूंगा कि सब खैरियत वैरियत है, काम करके लोग आ जाते हैं। आप भी जरा ख्याल रखिएगा, क्योंकि कोई अब तो कोई मुबर्रा नहीं है जब हाई कोर्ट के जजों को नहीं छोड़ा कि जो काम करने वाले आते हैं। मैं बस लास्ट आपसे पूछूंगा, आप समझेंगे कि ये केस खुद नोटिस का जो होता है ये लंबी प्रोसीडिंग होगी या ईद तो खैर आई गई है, लेकिन कम से कम वक्त में इसका फैसला आएगा और उसकी कोई मिसाली ऐसी सज़ा भी सामने आएगी ताकि कम से कम, और एक जज क्यों, किसी भी आम आदमी के साथ आइंदा इस तरह का ना हो। अगर किसी ने जुर्म किया है, अदालतें खुली हैं, मिलिट्री कोर्ट मौजूद हैं, आप उन्हें पकड़ें, सज़ा दें, होता रहा है ये माजी में, हमने देखा है, तो वो तरीक़ेकार मौजूद हो। तो ये तो अबव द लॉ होना किसी इदारे का, बल्कि इदारों से ज़्यादा मैं तो कुछ समझता हूँ कि मुहिमजू लोग होते हैं। वो हमीद गुल साहब भी हमारे मुहिमजू थे ना, वो दूसरे भी आप फातेह जलालाबाद खुद ही हो गए थे, कहते जी मैंने अमेरिका को शिकस्त दी, यानी इस तरह के दावे करने लगे थे ना। तो एक रुझान तो रहा है ना हमारा मुहिमजूई का इन इदारों और एजेंसियों में। नहीं, देखें, बेसिक जो आपने क्वेश्चन किया है कि ये प्रोसीडिंग जो है वो क्या लेंथी हो सकती हैं, तो मेरे ख्याल में एक तो ये 7 मेंबर बेंच है, बड़े इंपॉर्टेंट और भी केसेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अवाम के भी केसेस होते हैं, तो ये मैक्सिमम जितने जल्दी हो सके कोशिश करेंगे कि इसको रैप अप करें और बिल्कुल निशानदेही करें किस तरह उन लोगों ने ये काम किया है, या जजों की। बेसिकली देखें, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मामला है और इंस्टीट्यूशन का इटसेल्फ प्रॉब्लम है। अगर मुझे किसी जज पे एतमाद नहीं है कि जी किसी दबाव में फैसला करता है, तो मेरा तो मतलब सारा जो फेथ है इस प्रोफेशन पे या अपने सिस्टम पे वो ख़त्म हो जाएगा। फिर ना कोई इन्वेस्टमेंट आ सकती है, ना अगर आप रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश नहीं कर सकता। और एक जज कंप्लेंट कर रहे हैं जी कि हमें इंटरफेरेंस है, हालांकि वो खुद उनके पास पावर है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। जज तो देखें ना, अपने दायरे में ताकतवर होता है, उसका ताकत कानून ने दी होती है और आइन के तहत उसने अलग उठाया होता है कि मैं अपने किसी को किसी फियर एंड फेवर के बगैर काम करूंगा। तो अगर वो किसी फियर में है
तो उस फियर को रिमूव होना चाहिए। अगर फिर तो उनको अपने वो अगर जो आइन के मुताबिक उन्होंने हलफ लिया उसके मुताबिक वो काम ही नहीं कर सकते, वो फिर जस्टिस कर ही नहीं सकते, फिर तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। तो ये जुडिशरी का मामला है, वो जुडिशरी के साथ जो हम लोग 25 करोड़ अवाम जो है वो उसके साथ जुड़े हुए हैं, ये उनके बुनियादी हकूक का मामला है। और मेरे ख्याल में इंशाल्लाह उम्मीद यही रखनी चाहिए कि जो बेंच है ये बड़ा सही फैसला करेगा। शुक्रिया मोहतरम जहांगीर जादून साहब, बड़े सीनियर सीडेंट रहे हैं, अटॉर्नी एडवोकेट जनरल भी रहे हैं। और ज़रा जो दहशतगर्दी का मामला है, ख़ास तौर पर जो हालिया वाक़यात सानहात ग्वादर में हुए, फिर उसमें शांगला में हुए, और उसमें कोई तकरीबन बलूचिस्तान में तो 96% इसमें इजाफा हुआ है, केपी में कोई 51% इजाफा हुआ है। इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। टीवी मुजाहिद आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहता है। ख़ास तौर पर ये जो पैदर पे जो शांगला का या फिर दाशो डैम का वाक़या हुआ, जिसमें चीनी जो काम कर रहे थे इंजीनियर, उनकी ताकत। लेकिन इसे हटकर भी देखा जाए तो हालिया अगर हम देखें कि जो रसाले रवां है उसमें भी दहशतगर्दी में बड़ा इजाफा हुआ है। फिर केपी और बलूचिस्तान को अलग करके नहीं देख सकते। बाकायदा तुर्बत के एयरबेस पर गवादर में जो बड़ा सेंसिटिव एरिया, उसको यानी मैं इसको सिक्योरिटी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमारे जवान शहादतें भी दे रहे हैं, लेकिन इसका जो नेटवर्क है, अब कोई गली बात नहीं कि छुपी के इसको बाकायदा पोरस जो बॉर्डर है उसमें काबुल और से लेकर जो तेहरान तक मिलता है, इन्हीं एरिया से लोग आ रहे हैं, वरना ये इतने गालिबन यानी हो ही नहीं सकता कि बगैर इतनी बड़ी इन्हें माली अस्करी इमदाद ना मिल रहा हो। और फिर दूसरी अफसोसनाक खबर है कि अब ये बराह रास्त हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस से कन्फर्ट करते हैं, जिसके फीसद जो 35% शहादतें हुई हैं वो काला-तंजीम तंजीम से झड़पों पर बरी हुई हैं, और कोई 200 हमले रवां साल में हुए हैं 90 दिन में, और सिक्योरिटी के कोई 281 जवान शहीद हुए हैं। और सबसे बढ़कर ये कि जो हमारा ये जो सिपेक का जो काराकोरम रोड और जिसके ज़रिए हम समझ रहे थे, लेकिन अब सारा ऐसा साफ लगता है, और जिसमें अमेरिकन जो मदाखलत है वो भी मेरे सामने है। इन तमाम बातों पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं हमारे मोहम्मद अली साहब। शुक्रिया मोहम्मद साहब, आपने हमारे लिए निकाला। मतलब ये जो मेरा ख्याल ये है कि हमारी हुकूमतें चाहे पास की हों या मौजूदा, इनकी ये प्रायोरिटीज़ में नहीं होती। अभी भी आपने देखा होगा कि इवन ये कि हमारे रेंजर्स, हमारे पुलिस, हमारे सिक्योरिटी के इदारे, ज़्यादा तवज्जो उनको होती है हमारे ऐवान सदर, ऐवान वज़ीर आज़म, कौमी असम्बली, वज़ीर, सफ़ीर, मुशीर, यानी ये जो इनके ऊपर, और फिर एक दूसरे से कन्फ्रंटेशन पर। मुझे तो लगता है कि सॉरी टू से कि मैं नहीं देख रहा कि इतनी बड़ी दहशतगर्दी के सिलसिले में कौम किसी एक पॉइंट पर मुत्तहिद हो, हुक्मरान और सियासी पार्टियां जो हैं इस सिक्योरिटी के मसले पर एक हों। और शायद यही सबब है कि दहशतगर्दी बढ़ रही है, और बाकायदा जिसे कहते हैं हमारे घर में अंदर आकर अब उनकी ये हिम्मत और जुर्रत हो गई है। और उसका सबब ये भी है, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान और केपी के हवाले से करता हूँ, कि उन्हें मुकामी अब सपोर्ट, हेल्प भी मिलने लगी है। मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया मुझे साहब, बहुत अहम मौजू पे आपने बात करने के लिए मुझे मदऊ किया। देखिए, मैं आपकी बात से किसी हद तक मुत्तफिक हूँ कि बाज़ दफ़ा सियासी शॉर्ट टर्म जो मफादात हैं उसके तहत उतनी जामिया और तसलसल के साथ जो काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी है वो आपको नज़र नहीं आती। लेकिन ये बात एक हकीकत है कि अगर आप देरपा और हतमी नताइज चाहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, तो आपको चारों महाजों पे बैक वक्त काम करना पड़ेगा। एक तो इंटेलिजेंस का महाज, और एक जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज या जो दिफाई अफवाज हैं उनका तो है ही, लेकिन इनके जरिए से जो कामयाबियां आप हासिल करते हैं और जो दहशतगर्दी का कलाकमा आप करने की कोशिश करते हैं या उनको गिरफ्तार करते हैं, वो गेन्स टेम्पररी होंगे,
देरपा नहीं होंगे अगर आप इकोनॉमिक, सोशल और सबसे इंपॉर्टेंट नजरियाती डोमेन में जो है खातिर ख्वाह कंट्रीब्यूट नहीं करते। और मेरे कहने का मकसद ये है कि वो माशी और माशरती मसाइल जिसकी वजह से हमारे नौजवानों को हमारे दुश्मन गुमराह करके हमारे खिलाफ सफारा करते हैं, पहली बात। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पैगाम पाकिस्तान में की गई कि हमारा जो नजरिया है कि इस्लाम जो है वो किसी मुसलमान भाई के खिलाफ उसको जान, माल, इज्जत के एहतराम के नजरिए का नाम है और उसको किसी किस्म की तकलीफ देना। अब अगर आप इस तरफ आ ही गए, मुझे पता है कि हमारे पास थोड़ा स्पेसिफिक का वक्त होता है, लेकिन अब अगर आप इस मौजू पर आए तो मैंने खुद गवादर भी गया हूँ अभी कोई साल 1.5 साल पहले। बड़ी वहाँ जाके मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई और ये एहसास होता है। और ये ओवरऑल जो आप देखें, मसलन सॉरी टू से जो जिस तरह बलूचिस्तान में गवर्नमेंट बनी है, आपको इल्म है कि किस तरह MNA जिताए गए, किस तरह MPA बनाए गए, किस तरह पीपल पार्टी की हुकूमत बनाई गई। यानी जो जेन्युइन किसी हद तक जो कौम परस्त थे, जो रेजिस्ट भी कर रहे थे, और अख्तर मैंगल की शक्ल में हो, डॉक्टर मालिक की शक्ल में हो, ये फिर भी गनीमत थे हमारे लिए। वो उनसे कन्फर्ट तो कर रहे थे। ये लोग तो सिर्फ अपने घरों में बैठ गए जो आपने कहा है। और दूसरे जब लोग महरूमी का शिकार होंगे, और सॉरी टू से मैंने जब गवादर में ये देखा कि एक जोन वो अलग बना हुआ है जो पोर्ट का, और उधर इत्तफाक से मुझे जाने का इसलिए हुआ कि मैं कोई 1986 से जो है बलूचिस्तान जा रहा हूँ, बल्कि इस गवादर उस जगह गया था जहाँ बिदिंजो साहब से मेरी मुलाकात हुई थी 1986 में। और मैं अभी जब गया तो मैंने देखा वहाँ कोई तब्दीली नहीं आई। असल जब उस गवादर के मुकामी लोग जो फिशरीज़ हैं, जो वहाँ के नौजवान हैं, आपने यूनिवर्सिटियाँ बना दी, तालीमी इदारे बना दिए, ठीक है, कुछ लोग चाइना भी चले गए, लेकिन वो जो आप जो कह रहे हैं ना, जो गुमराह वही होंगे ना जो गैर मुतमईन होंगे। वो तो ये समझने लगे शायद ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई है यहाँ पर। मैं आपसे मुत्तफिक हूँ मुजाहिद साहब। देखें, दो वजूहात हैं, चूंकि आप फोकस कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है उन माशी और माशरती मसाइल पे जिसकी वजह से दहशतगर्दी पनपती है और हमारे दुश्मन भी जो है जिसका फायदा उठाने की नाकाम कोशिश करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि असल मसला जो है वो पॉलिटिकल इकोनॉमी का है कि जो वसाइल से बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का 43% रकबा है उससे मालामाल है, तो वो वसाइल क्यों बलोच अवाम की ख्वाहिशात और हकूक के यानी कि उसकी फुलफिलमेंट में इस्तेमाल नहीं हो रहे, उनके बेहतर मेयार जिंदगी का सबब नहीं बन रहे। इसकी बुनियादी वजह जो है मैं समझता हूँ, मेरा एक इंडिपेंडेंट सोच है, वो पॉलिटिकल इकोनॉमी है कि जनाब वसाइल तो वहां पे हैं, अभी सीपेक के जरिए से इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो रहा है, लेकिन क्या वहां का जो आम गरीब बलोची है, क्या उस तक ये तमाम चीजें वो मौके उसको मिल रहे हैं कि इसके जरिए से वो उसके घर में भी तालीम, खुशहाली आए। और अगर मैं बहुत ही मोहतरम मोहम्मद अली साहब स्पेसिफिक वाक़े पे आ जाऊँ, तो ये गुफ्तगू हम और यानी बहुत तफसील तरह मौजू और गालिबन गहराई में है, लेकिन आपने जो बातें कह दी हैं वो यकीन वहाँ तक पहुँच गई होंगी। लेकिन इस पर्टिकुलर को देखें कि वाक़े को और साने को कि कोई 400 किलोमीटर का फासला है इस्लामाबाद से शांगला या बशाम तक का। अब आप गौर कीजिए कि जबकि ऑलरेडी गालिबन 950 चाइनीज़ वहाँ काम कर रहे हैं और कोई तकरीबन 2000 मुकामी लोग काम कर रहे हैं ये दासू के मुकाम पर, और 2-1.5 साल पहले यहाँ वाक़या और सानिया हो भी चुका है जिसमें चीनी मारे गए थे। और आप गौर कीजिए कि यहाँ से जो इस्लामाबाद से जो जा रही है, यानी वो उसमें बीच में होगी, यानी उनको इंटरप्ट करके खुद का हमला हुआ है। अब जो हमें बताया जा रहा है कि वो सिम पकड़ी गई और लोग पकड़े गए और कालाम टीपी के दिए गए, तो जनाब आपने यानी मैंने कहा ना इनकी तवज्जो फोकस गालिबन इसका ये तरजीह नहीं बुनियाद पर नहीं है, ज़्यादा तरजीह उनकी अपने ये जो बैठे हुए हैं हमारे सॉरी टू से इस्लामाबाद में बैठे हुए उनकी हिफाजत और सिक्योरिटी पर। अगर आप उनकी आते जाते उनकी गाड़ियाँ देखें, पजेरो देखें, ये कैसे मुमकिन है कि यानी 6-4 चीनी जा रहे हैं और उससे पहले हो चुका है और वो एक बीच में गाड़ी इंटरप्ट करके खुद का हमला कर दे और इन्हें ना पता चले, तो ये तो सिक्योरिटी लेवल भी हुआ ना मोहम्मद अली साहब। देखिए, ये एक हकीकत है कि अगर आप पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की तारीख है उसको देखें तो 3 अहदाफ आपको बहुत क्लियरली नजर आते हैं। पहला जो सबसे बड़ा हदफ है
वो चीन की पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के ऊपर एतमाद है और इन्वेस्टमेंट है और सिक्योरिटी के जो इंतजामात हैं उसके एतमाद को नुकसान पहुंचाना। तो ये पहला हदफ है। दूसरा हदफ हमारी दिफाई अफवाज और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के ऊपर हमले इस वजह से ताकि अवाम को ये तासुर दिया जाए कि जो जिन इदारों से आपको तवक्को है कि वो आपको डिफेंड करेंगी, हम तो खुद उनके ऊपर हमलावर हो रहे हैं। और तीसरा हदफ जो है वो फिरका वाराना अंदाज में टारगेटिंग है ताकि एक फिरका वाराना जो इख्तलाफात और नफरतें हैं उनको परवान चढ़ाया जाए। तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं मुजाहिद साहब कि ये तीनों जो टाइप्स ऑफ टारगेट्स हैं ये हुस्न इत्तेफाक नहीं है और आपको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म मफादात को नुकसान पहुंचाने की बड़ी मुनज़्ज़म अंदाज में साजिश की जा रही है। ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी कि जो शांगला का हमला था ये एक अफसोसनाक बात है और यकीनन मुझे तवक्को है कि हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं वो इसके जो रिस्पॉन्सिबल हैं उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। लेकिन इंटेलिजेंस के बिजनेस में आप यकीन कीजिए अगर 99 कामयाबियां होती हैं तो उसकी खबर सामने नहीं आती, लेकिन जब एक जगह पे वो पेनिट्रेट कर जाता है दहशतगर्द तो वो बहुत बड़ी खबर आती है उसको इंटेलिजेंस के लिए। दूसरे मोहम्मद अली साहब एक बात है, अब ये कोई ढकी छुपी नहीं, पहले तो हम बड़ी 9/11 के बाद हम आसानी से कह देते थे कि जी बहुत जो दाइश है और पता नहीं अलकायदा है और फला है, लेकिन अब बहुत स्पेसिफिकली जो अब हम फॉलो कर रहे हैं, आप तो मुझसे ज़्यादा करते होंगे कि अब ईरान में भी उस तरीके से उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं। एक गालिबन ये तोरखम काबुल बॉर्डर ही है जहाँ से जो भी उनको पनाह मिल रही है अस्करी और वहाँ जहाँ हो रहा है, इवन ये कि बलोच भी जो मादी में ईरान बॉर्डर तक महरूज रहते थे। और इससे भी ज़्यादा आपको इल्म होगा कि जो कालादम TTP का जो नाम उस पिछली बार भी उनको गालिबन सज़ाएँ भी हुई हैं, इस बार भी डांटे वहाँ मिल रहे हैं। और यानी आप ये देखिए कि अफगान इस मामले में उनकी साइकी आपको पता है कि चीनी जो बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आ रहे हैं वो अफगानिस्तान में आ रहे हैं। इसका मतलब ये कि हम कन्विंस नहीं कर पा रही हमारे वज़ारत ख़ारजा के बाबू जो अपनी सफारतकारी से कि ये TTP जो है एक दहशतगर्द तंजीम है जिसे पनाह दी हुई है अफगानी पंजाबी जो हम कह रहे हैं तालिबान, तमाम तालिबानों ने। हम कन्विंस नहीं कर पा रहे इनका मुताल्लिका ममालिक को कि कितना बड़ा ख़तरा एक और 9/11 की तरफ बढ़ रहा है। ये बहुत अहम मौजू आपने मुजाहिद साहब छेड़ा है। मैं बस मुख्तसरन ये कहूंगा कि ये एक हकीकत है कि अफगानिस्तान बदकिस्मती से दोबारा जो है आलमी दहशतगर्दी का एक मरकज बन चुका है। और दूसरी बात ये भी मेरी राय में सबसे इम्पोर्टेंट है कि दहशतगर्दी में के खिलाफ इंटेलिजेंस और लॉ इन्फोर्समेंट जो ऑपरेशंस हैं उसके साथ ही साथ जो सिफारती हमारा इनिशिएटिव है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और हमें चीन की क़यादत को ये बावर कराना चाहिए कि जनाब जब आप भारत और काबुल इंतजामिया से इंगेज करते हैं तो इस बात को आप ओवरलुक ना करें कि आपके मफादात और शहरियों के खिलाफ जो हमले हो रहे हैं उसकी पुष्टपनाही कौन कर रहा है। तो इसको सिर्फ पाकिस्तान का दाखिली सलामती या इंटरनल सिक्योरिटी का मसला ना समझें, ये आपके मफादात के खिलाफ जो आलमी साजिश चल रही है उसका एक अहम हिस्सा है। तो इन मामलात को मद्देनजर रख के काबुल इंतजामिया और दिल्ली सरकार से आप इंगेज करें। शुक्रिया मोहम्मद अली साहब। मौजू ऐसा है कि हम ज़्यादा तफसील से बात करना चाहते थे, लेकिन आपको इल्म है कि वक्त अपनी जगह हमें पीछे से कैमरे से कहा जा रहा होता है कि हो गया। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं और कराची में स्ट्रीट क्राइम इस मौजू पर बहुत तफसील से बात करनी चाहिए, लेकिन ब्रेक के बाद आऊँगा तो इस पर गुफ्तगू करूँगा कि और तो और जिन साहब को, जिन मौसूफ को वज़ीर दाखिला बनाया गया है वो फरमाते हैं कि जनाब ये कोई आम मामूल की बात है जब इन वज़ीर दाखिला या इनकी पार्टी के बच्चे अगवा हों, इनके घर वालों के घरों में जो है डकैतियाँ हों, ये इनके मोबाइल छीने जाएँ, खुदा ना करे वैसे ज़िंदगी इनकी महफूज है, फिर इन्हें पता चलेगा कि ये मामूल की बात नहीं है जनाब। ये जो एक मोबाइल छिनता है, ये जो डकैती होती है, ये जो जाने जाती हैं, एक ख़ानदान, एक घर उजड़ता है। गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद। टीवी मुजाहिद रिजवी आपको खुशामदीद कहता है
और हमारे मौसूफ सिंध के सूबाई वज़ीर दाखिला ने कराची में स्ट्रीट क्राइम के हवाले से जो कुछ कहा, ज़रा एक नज़र देखिए क्या फरमा रहे हैं मौसूफ। ज़िंदगी का कारोबार है ये, जो चलना है इसमें क्राइम भी होगा, और लेकिन हीनियस क्राइम्स के हवाले से ये हमारे डिस्ट्रिक्ट काफ़ी बेहतर हैं। यहाँ पर मैं एक बात का ज़रूर जिक्र करूँगा कि यहाँ पर 2008 से 13 वाले हालात नहीं हैं। कराची में बोरीबंद लाशें नहीं आ रही हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम का इशू है, स्ट्रीट क्राइम का हाइप भी एक क्रिएट की गई है। ज़रूर मैं आपकी तवज्जो से काफ़ी जगह कह चुका हूँ कि हमें उन फैमिलीज़ से बहुत इज़हार अफसोस भी है। उन फैमिलीज़ को हम पुरसा भी देते हैं जिनके बच्चे शहीद हो गए हैं स्ट्रीट क्राइम्स में, और यकीनन गरीब लोग हैं, वो अपना मोबाइल या अपनी जो भी जमा पूंजी है वो इसे नहीं। आपने देखा होगा कि मौसूफ गालिबन मेरे लिए तो एक नए ही चेहरा हैं। वजारत दाखिला जैसी जिम्मेदारी साथ शायद सईद गनी बैठे थे, फरमा रहे थे कि ये कारोबार है ना। मैं अगर कहूँगा कि आप और आपके वज़ीर और आपके अरकान असम्बली और आपके पार्टी के अरकान जब इनके मोबाइल छिने, जब इनकी गाड़ियाँ छिने, जब इनकी मोटरसाइकिलें छिने, जब आपका कोई भाई, आपका भांजा, भतीजा, आपकी फैमिली का बंदा इन गोलियों का निशाना बने, फिर आपको एहसास होगा कि ये मामूल की बात नहीं है। मजाक समझा हुआ है कि कराची के शहरियों के साथ ही हो और आप वहाँ से आकर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें ये भाषण दें कि ये कारोबारी ज़िंदगी के साथ ये कारोबार है, ये हुकूमत की नाकामी है, इसके आप ज़िम्मेदार हैं, आपको कटहरे में लाया जाएगा क्योंकि आप एक ज़िम्मेदार ओहदे पर बैठे हुए हैं। एक सूबाई वज़ीर दाखिला ये कहेगा, फिर आईजी, डीआईजी, पुलिस के तमाम अरकान ये कहेंगे। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से कहूँगा कि फौरी तौर पर ये अपने सूबाई वज़ीर दाखिला साहब के इस बयान का नोटिस लें कि ये एक आम कारोबार है, आम बात है। मैंने कहा ना कि जब आपके घरों में आपके घुसकर जब ये डकैतियाँ होंगी, आपके रिश्तेदार और आपके ख़ानदान के लोग इसका शिकार होंगे, फिर आप आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कीजिएगा तो मैं आपसे पूछूंगा कि कारोबार ज़िंदगी का हिस्सा है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। ज़्यादा तफसील से कल इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। इसी के साथ ही मुजाहिद को GTV से इजाज़त दीजिए।